आपको दे रखा है एक कॉनकेव मिरर है, उससे 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों के बीच की डी डिस्टेंस है, प्लेन मिरर भी है ना, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ दी है होगी ना, दी फोकल लेंथ तो दिया से दिया था ना, कितना दिया था ये 20। तो अगर अपन देखें P अपने को दे रखा है और यहाँ पे ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से था 15 सेंटीमीटर पे और ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस इनके बीच की d है और ये ROC कितना दिया था 20 है ना। आपसे बोला था फर्स्ट मैंने कराई दिया था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल कोइंसाइड आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट फ्रॉम m1। तो क्या किया भाई, जाके अगर ऐसे टकरा रही होगी तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बना रही होगी। अगर मान लो ये इसका पहले ही रिफ्लेक्शन हो गया, पहले ही रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्ट होके अगर यहाँ आ गई वो रे, तो क्या ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गए? समझ में आई नहीं? कल ऐसा का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, मैंने कहा देखो यहाँ से रह गई, वो 25 सेंटीमीटर वाला एग्जांपल था ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे जा रही थी पर उसका पहले क्या हो गया था रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ गिर जाएगी ना। तो मुझे बताओ ये टोटल d है, ये 15 है, तो ये कितना d माइनस 15। तो मुझे ये बताओ करना क्या है, करना क्या है कि ये d माइनस 15 पे सेकंड वाली इमेज बन रही है तो फर्स्ट वाली भी तो यहाँ बननी चाहिए, कहाँ पे d माइनस 15। अब मुझे करना क्या है कि v की वैल्यू मेरे लिए हो गई 2d माइनस u की वैल्यू कितनी होगी माइनस, और f की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 10। क्या लगाओ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, क्या आएगा ये 1/v की वैल्यू क्या रखूं माइनस 2d माइनस 15 माइनस 1/15 इज इक्वल टू माइनस 1/10, ये आएगा। अब जो भी एलसीएम लेके सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, अपना आंसर आ चुका है, कंसेप्ट जो था वो ये था, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन। अब देखो थर्ड वाला क्या था, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d so that light retraces its path after 2 successive reflection, है ना। 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या होनी चाहिए, रिट्रेस करनी चाहिए। अब क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है भाई, देखो 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में तो एक ही तरीका है। अगर मैंने लाइट का ये रे डायग्राम बनाया, सोचो ये ऑब्जेक्ट से रे चली, पोल पे अगर इंसिडेंट होती है जितने एंगल से, चाहे प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, जितने भी एंगल से इंसिडेंट हो रही उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर मान लो मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा पे ही चली जाएगी, और थीटा पे चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जैसे जाएगी वैसे ही वहां पे क्या हो जाएगा, रिट्रेस करने, अच्छा सॉरी रिट्रेस नहीं है तो वहां ऑब्जेक्ट पे आएगा। रिट्रेस के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल रिट्रेस के लिए क्या करना चाहिए, रिट्रेस के लिए होना चाहिए कि यहाँ पे प्लेन मिरर पे ये जो लाइट है वो ऐसे होनी चाहिए, यही होगी, और इसके लिए इसको क्या होना चाहिए, फोकस। तो क्या ये पॉसिबल है, इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू d की पॉसिबल नहीं है जिसके लिए लाइट जो है वो अपना पाथ रिट्रेस करे, ठीक है। पर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे ही इसकी इमेज बन सकती है, ये वाला उसका एग्जांपल हो चुका है ना। तीसरा क्या था, फोर्थ पार्ट क्या, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d सो दैट लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फ्रॉम m2। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आपने जो पहला ये लिया था, ये 15 था ना, तो ये 15 यहां से आप रे चलाओ, और उसने कहा 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है वो रिट्रेस करनी चाहिए पाथ को, तो क्या करें, बताओ क्या होना चाहिए रिट्रेस करने के लिए, रिफ्लेक्ट होगी तो जो उसको पीछे बढ़ाएंगे वो कर्वेचर पे पास होगा, रिफ्लेक्ट होगी, हो गई ये रिफ्लेक्ट, ये नॉर्मल हो गया, ये चली गई। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कर्वेचर पे पास होगा, फिर कहाँ रिट्रेस कहाँ होगी, ये तो
वर्चुअल चीज हो गई ना। और जाते एक्चुअल में ऐसे रही ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो इसके लिए। और किसी ने कुछ सोचा हो कि इसके अंदर रीट्रेस कराने का और क्या तरीका है? प्लेन मिरर के पोल पे। प्लेन मिरर के पोल। प्लेन मिरर के पोल पे। अच्छा, फिर एंगुलर इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तो ऐसे चली जाएगी, फिर उधर के पोल है उसका, वहाँ पे एंगुलर इंसिडेंस जीरो। नहीं, वो तो अपन ऐसा थोड़ी एक ही रे थोड़ी ले सकते, हजारों रे होगी। वो तो तू एक कह रहा है कि मैं तो बाकी दुनिया छोड़ दूँ, बस यही वाली रे लूँगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। दूसरी रे तो चाहेगी ना इमेज फॉर्मेशन के लिए। और सोचो रीट्रेस करने का क्या हो सकता है? बताओ रीट्रेस करने के लिए क्या पॉसिबल कंडीशन है? कैसे अपन यहाँ पे रीट्रेस करवा सकते हैं? देखो, रीट्रेस करवाने के लिए सबसे पहली चीज, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस जाना चाहिए। रीट्रेस का मतलब तो ये हुआ, अगर मैं यहाँ से एक बार इसकी इमेज बनाता हूँ, है ना, कहाँ बन रही है, जितनी डिस्टेंस पे हो गए वहां पे, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, ये राइट गई और ये जाके ऐसे जा रही है ना, और ये अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, यानी इसकी ये जो इमेज बन रही है, ये फाइनली कहाँ बननी चाहिए? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई नहीं आई? देखो मैं फिर से बताता हूँ, यहां से रे चली गई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर जा रही। अगर इसका इंसिडेंस इस पे नॉर्मल हुआ, मतलब ऐसे अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाने की कोशिश करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, ये वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी, यूं जाएगी और फिर वापस से ऐसे आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे नॉर्मल इंसिडेंस कराने के लिए क्या होना चाहिए? ये लाइन कनेक्ट करती है कहाँ पे? एंड होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होनी चाहिए ना। इसका मतलब अब मुझे बताओ, ये d-15 होगा कि नहीं होगा? है ना, तो ये भी कितना? d-15। तो मेरे हिसाब से टोटल पोल से डिस्टेंस कितनी होगी? d-15 प्लस d-15 प्लस 15, ये कहते हैं, या वो तो d किसके इक्वल होना चाहिए? ROC के। ROC कितना है? यानी ये कैंसिल, कितना आया? 2d इज इक्वल टू 35, तो d की वैल्यू 17 पॉइंट, समझ में आ गया? ये एक ही पॉसिबल रास्ता है, उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई भी चांसेस नहीं, ठीक है ना। अब आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही, पर उसमें डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द फाइनल इमेज साइज एंड distance from concave mirror for given diagram. Object height 1 सेंटीमीटर, है ना, और टेकिंग फर्स्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। जल्दी से आंसर बताओ। क्या जाएगा? देखो फर्स्ट 15 30 15, फर्स्ट इमेज एट 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट इमेज एट 15 सेंटीमीटर आएगी, कहां से? फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है।
और कैसा मैग्निफिकेशन आएगा, +1 मैग्निफिकेशन। अब उससे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेकंड क्या करोगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या आ गया, 1/v माइनस 1 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 1/10। ये किया होगा है ना। यहाँ आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा, फोकल लेंथ। अच्छा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 45। तो v की वैल्यू माइनस 27.5 नहीं 22.5 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इमेज तो रियली बन रही है। मैग्निफिकेशन क्या कहोगे यहाँ, मैग्निफिकेशन कितना हुआ, m की वैल्यू माइनस v अपॉन u, माइनस 22.5 बटे u की वैल्यू कितनी, माइनस 45 कितना है, -1/2। इन्वर्टेड हो गई। नेगेटिव मैग्निफिकेशन आने का मतलब जो इमेज है वो कैसी हो चुकी है, इन्वर्टेड। अब थर्ड क्या हुआ, कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है ये, कितनी डिस्टेंस पे आ रही है, यहां से 22.5 की डिस्टेंस पे। तो इधर प्लेन मिरर से कितनी हुई, 7.5 है ना, 7.5। तो 7.5 भी इधर बनेगी, तो कितनी आ गई, 37.5 है ना। फाइनल मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, क्या आएगा, फाइनल इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड, क्या इन्वर्टेड तो आएगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो +1 ही रखने वाले हैं। इससे तो हमेशा मैग्निफिकेशन जैसा था वैसा ही आएगा। इससे अगर मैं कहूँ साइज ऑफ इमेज अगर +1 सेंटीमीटर का, तो इमेज की हाइट कितनी आएगी, हाफ मैग्निफिकेशन आ रहा है तो 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसी से अपने को सारी चीजें लिखनी है। ग्राफ ऑफ इमेज डिस्टेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो इसमें देखना, मान लो अगर अपने को ग्राफ बताना है, ग्राफ ऑफ v वर्सेस u, ये अपन देखने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले तो ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों अपन ये बना रहे हैं। मान लो तुम्हारे से ये कहे कि ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज बनाए, रियल ऑब्जेक्ट की कॉन्केव मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाएगा, क्या हमेशा। तो फिर अगर मान लो आपसे कहे रियल ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज नहीं बनाएगा, तो वो वाला सिग्निफिकेंस जो होगा ना वो इससे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब अपन पहला देख रहे हैं कॉन्केव के लिए, कॉन्केव मिरर। अगर मैं कहूँ, अब देखो इसमें एसिम्पटोट्स पता करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है इस कर्व के अंदर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो u इनफाइनाइट, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, 1/v प्लस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू पॉजिटिव की नेगेटिव, यहाँ v की वैल्यू क्या आएगी, -f आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होती है फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की। चलो अब इसके बाद कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट, सॉरी हाँ चलो, इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, यहाँ क्या होगा, 1/इनफाइनाइट प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो u इज इक्वल टू -f आया। यानी इस ग्राफ की जो एसिम्पटोट्स आ रही है वो एक तो आ रही है u इज इक्वल टू -f और एक v आ रही है -f, ठीक। अच्छा अब मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये और ये हो गया v और ये हो गया u, ठीक। u इज इक्वल टू -f वाली कौन सी लाइन होगी, u इज इक्वल टू -f, सही है क्या, देखो
u को आपने फिक्स कर दिया किस पे, माइनस एफ पे। देखो u इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी x एक्सिस को माइनस एफ पे फिक्स कर दिया ना। v इज इक्वल टू माइनस एफ वाला कौन सा है, ये वाली हो जाएगी, कौन सी, ये आ गया v इज इक्वल टू माइनस एफ, और ये आ गया u इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है ना, ये देखते रहना यार, उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, पता चले मैं अलग ही चल जाऊं, मेहनत भी बर्बाद हो जाए। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ के लिए देखो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, ये तो वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, और वो उसके एसिम्पटोट्स पे मिलके बनता है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ हो गया, और एक ये। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से रीजन अपने को दिख रहे हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक तो रीजन ये दिख रहा है, एक रीजन ये दिख रहा है, और एक रीजन ये दिख रहा है। अब देखो इन तीनों को मार्क करते हैं और इनके लिए स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यहाँ बताओ अगर मैं कहूँ कि ये वाले ग्राफ के लिए क्या कहोगे, u भी v भी, अच्छा u नेगेटिव इंप्लाइज है ना, v नेगेटिव इंप्लाइज, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये क्या दिख रहा है इस रीजन के लिए, u पॉजिटिव, ठीक है। u पॉजिटिव मतलब v इज इक्वल टू नेगेटिव रियल, ठीक। चलो एक ये रीजन दिख रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे, u यानी यहाँ पे v यानी, अब बताओ मुझे क्या और कोई चीज पॉसिबल है क्या? अगर मैं कहूं कि पोल पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ रहेगी? देखो अगर हमारे से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो हमसे कहते हैं कि पोल पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो अगर u अगर 0 पे है तो v भी क्या है, यानी एक पॉइंट तो मुझे ये पता लगा क्या कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट पोल, इमेज भी कहाँ होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या पता लगा, देखो रियल ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ रियल ऑब्जेक्ट की दोनों इमेज बन रही है, रियल इमेज भी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, केवल यहाँ, उसकी कैसी इमेज बन रही है, यानी क्या पता लगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नो वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर की खास बात क्या होती है कि वो रियल ऑब्जेक्ट की दोनों इमेज बना देगा, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं। मतलब आपसे अब ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कि कौन कौन सी इमेज पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे, रियल इमेज भी पॉसिबल है, वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है। रियल इमेज कब पॉसिबल है, जब फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो। वर्चुअल इमेज कब पॉसिबल है, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। फिर आपसे कहे कि बताओ कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कौन सी चीज पॉसिबल है, तो हमेशा रियल इमेज ही पॉसिबल है, वर्चुअल इमेज की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर? तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है कि ये वाला ग्राफ होता है, एसिम्पटोट निकालने का तरीका क्या होता है, एक बार तो u को इनफाइनाइट पे मतलब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे पहुंचा दो तो वहां से v निकल जाएगा, ठीक है। पहली एसिम्पटोट को आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, इमेज को इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, उससे दूसरी एसिम्पटोट आ जाएगी, ठीक। जो एसिम्पटोट आ रही है उसके वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है अपने को, उनको इनफाइनाइट वाली लाइन मानते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी जगह कहता कि जैसे लेट्स सपोज ग्राफ ऑफ 1/v वर्सेस 1/u होता तो कैसा ग्राफ होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 1/v इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/f, यही होगा ना। अब मुझे बताओ ये क्या लिख रहा है y, ये क्या लिख रहा है -mx प्लस c, हो गया ना। अब कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती, नेगेटिव, तो लाइन कैसे आ जाएगी फॉर कॉनकेव मिरर। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर, f क्या होता है, नेगेटिव। अगर f नेगेटिव हो तो क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन होगी वो आ जाएगी
1 upon v is equal to minus 1 upon u minus 1 upon f, y is equal to minus mx minus c। इसकी तो इक्वेशन के ग्राफ बना ही सकते हैं, कैसा आएगा ये? ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 upon v, सॉरी 1 upon u और यहाँ पे 1 by v। स्लोप पूछा जाए कितना होगा? -1 है ना, यानी 135 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ। ठीक है, ये इंटरसेप्ट की पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1 by f। ठीक, या जिसे कभी कभी वो पावर से भी डिनोट करते हैं। आप लोग अभी आगे जब आप लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में क्या होता है, वो पावर वाली फॉर्म भी आती है। तो पावर का मतलब कितना हो गया? 1 by f। ठीक है ना, तो ये वाली चीज आ जाएगी। अब मुझे बताओ उसके लिए क्या आएगा? एसिम्पटोट्स कौन सी आनी चाहिए कॉन्वेक्स के लिए? सोच के देखो, अभी तक कुछ नहीं बना रखे। वहां पे u की वैल्यू क्या रखोगे? इनफाइनाइट। तो v की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव f प्लस f, है ना, यानी एक एसिम्पटोट आने वाली d इज इक्वल टू, दूसरा u इज इक्वल टू, है ना। फिर वापस से मुझे वो एसिम्पटोट खींचनी है, फिर क्या बनाना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, और फिर उसके बाद ये देखना है कि कहाँ u पॉजिटिव कहाँ u नेगेटिव आ रहा है। रियल ऑब्जेक्ट ये बना देंगे, फिर हम देखेंगे कि वहां पे आप ये देखोगे कि वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता है। अगर कोई भी कॉन्वेक्स मिरर पे आपने यूज किया है रियल ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे कभी भी उसकी रियल इमेज नहीं बनेगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये नोट करो। अगर नेक्स्ट और कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, क्या आएगा? 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 by f, u at infinite। तो 1 upon v plus 1 upon infinite is equal to 1 by f, तो v की वैल्यू f। और v is equal to infinite लेंगे तो 1 upon infinite plus 1 upon u is equal to 1 upon f, तो u की वैल्यू क्या आ गई? प्लस है। ठीक है, और उसके साथ तो देखिए 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 by f, क्या है? 1 upon v is equal to minus 1 upon u plus 1 by f, है ना। अब वो देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाओ। किसके लिए बनाओ? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। देन यू हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन, u विल बी पॉजिटिव, u पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ऐसे कॉनकेव के लिए पूछा जा सकता है, पर अपने को ध्यान में रखना है जैसे ये y is equal to minus mx plus c हो गई। अब मेरे से अगर बोले कि u नेगेटिव यानी रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा? y is equal to mx plus c आ जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यही रहने वाला है। ठीक है, यानी पॉसिबल लाइंस कौन सी है? एक तो ये और एक y is equal to mx plus c। लास्ट वाले ग्राफ में कौन कौन सी पॉसिबल है? अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाता तो क्या आता? mx minus c, मतलब पैरेलल लाइन आएगी यूं आगे पीछे। देखो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये वाला ग्राफ कैसा आएगा? ये आएगा ऐसा, और अगर आप उसके लिए बनाओगे mx plus c के लिए तो वो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सही है ना। अगर मैं यहाँ पे ये वाला तो बना रहा हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाऊंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो y is equal to mx plus c होगी ना, तो ये वाली लाइन आ जाएगी ना। तो ये वाली तो हो गई y is equal to mx plus c, पर किसके लिए आया ये? रियल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर अपने को ध्यान में रखना है। अगर वो कह दे कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर में 1 upon v और 1 upon u का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो अपनी प्रैक्टिस ये होती है कि अपन यही याद रखते हैं, और वहां ग्राफ फिर कैसा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, है ना। ये किसके लिए? y is equal to minus mx plus c, कब? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्लोप यहाँ 45 होगा, यहाँ पे 135 आने वाला, क्योंकि इसके लिए तो +1 है, उसके लिए क्या हो जाएगा? -1। अब बात करते हैं उसके लिए। ये v और ये क्या हो गया? u। v और u का ग्राफ हो गया, है ना। सबसे पहली लाइन कौन सी खींचनी है? v is equal to f। कौन सी होती है v is equal to f?
ठीक, u इज इक्वल टू है, यही होगी है ना। ये तो हो गई हमारी u इज इक्वल टू f वाली लाइन और ये वाली हो गई v इज इक्वल टू f। ठीक, अब अपने को क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या जाएगा, ओरिजिन से पास होना चाहिए, ध्यान में रखना। कहीं पे अगर आपने गलती करी हो तो आपको ये चीज हेल्प देगी कि आपने पोल पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज अगर पोल पे नहीं बनाई तो इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं गलत है ना। दूसरा ये वाला हो गया। अब अपन रीजन बनाएंगे तो क्या आएगा, कौन कौन से रीजन आने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये क्या दिख रहा है इसके लिए, u यानी v, ठीक, इसके लिए u यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव यानी हाँ भाई मान लिया है। और यहाँ आ जाएगा वर्चुअल इमेज। क्लियर, यहाँ वाले के लिए यानी रियल नहीं वर्चुअल इमेज और u पॉजिटिव यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या देखा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है बट रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन रही। तो पहला नो रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वही दूसरा पोल पे होगा तो वहां पे क्या होगी, पोल। देखो ये आ गया 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है ना। चलो अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, अपने को वेलोसिटी पता है मान लो। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अपने को फॉर्मूला याद करना ही नहीं। फॉर्मूला याद करने पे जाओगे कंफर्म में भूलोगे, तो अपन उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करें। अपन से देखें कि अगर 1 मिनट की कैलकुलेशन से वो फॉर्मूला डिराइव हो जाता है तो अपन वो 1 मिनट पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन फॉर्मूला याद करने पे, क्योंकि आप एक्स एक्सिस का तो फिर भी याद रख लोगे, वाई एक्सिस का तो आपको याद होगा ही नहीं फॉर्मूला। अब वो क्यों नहीं होगा, देखो ये u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस अलोंग x डायरेक्शन। अब कोई y बोलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि इसको पूरा डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, -1/v², ये तो आएगा, v की पावर -1 होगा, -1 v की पावर -1 ये आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, dv/dt, फिर क्या जाएगा, -1/u²du/dt = 0। क्यों है 0, क्योंकि फोकल लेंथ है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या है, dv/dt = -v²/u² du/dt। ये क्या निकल के आया, वेलोसिटी ऑफ, एक तो ये तो हो गया, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, मिरर की रेस्पेक्ट में। टाइम की रेस्पेक्ट में क्या बोल, वो तो एक्सेलरेशन होता है भाई, यार ये क्या कर रहे हो तुम। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहां से नापी जाती है, पोल से। अगर पोल भी इधर उधर जाना स्टार्ट करेगा तो फिर वो सारी चीज किसके रेस्पेक्ट में आई, मिरर के रेस्पेक्ट में। किस डायरेक्शन में आई, अलोंग x डायरेक्शन, जिसे अपन ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर v/x। ये क्या हो गया, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर।
यहाँ पे क्या जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे VIMX, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स डायरेक्शन। देखो ये तो इजी सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक। अब y डायरेक्शन वाले में क्या चक्कर आते हैं, देखो इसमें यहां मैं कहूं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आता है -v/u f अपॉन f माइनस u। ये क्यों यूज कर रहे हैं, उसका कारण ये है, हमें हमेशा इमेज डिस्टेंस नहीं दी जाती, पर ये जरूर दिया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है और फोकल लेंथ कितनी है। इसको ऐसे लिखते हैं yi इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u इंटू y ओवर, है ना। ये किस डायरेक्शन, हाइट का मतलब क्या हो गया, y डायरेक्शन में उसके कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा dy अपॉन dt, सीधी सी बात। अब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। अब आप कहोगे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्यों है, तो यहाँ u आ रहा है, इसको कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। तो पहले तो इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, मान लो f अपॉन f माइनस u dy नॉट अपॉन dt पर प्लस, अब y नॉट f कांस्टेंट होगा, क्या आएगा ये f माइनस u की पावर माइनस 2, ये आएगा ना। और यहाँ पे du बाई dt ऐसे कर दो क्या, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है ये। यहाँ f माइनस u की पावर माइनस 1 होगी तो माइनस 1 आगे आएगा, और f माइनस u की पावर माइनस 2 हो जाएगी। फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 माइनस du बाई dt आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो माइनस du बाई dt लिखता, इसलिए मैंने वो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि dy नॉट अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, किस डायरेक्शन में, अलोंग y डायरेक्शन, है ना। क्या लिखूं इसको, VOMY, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग y डायरेक्शन। dy बाई dt क्या है, velocity of image velocity of image with respect to mirror along y direction, तो ये आ गया VIMY। और अपने को du by dt तो पता है, du by dt कितना है, VOMX, अभी लिखा था ना आपने ये। तो फॉर्मूला क्या बन के आया अपने पास, VIMY is equal to f upon f minus u VOMY plus y naught f upon f minus u का स्क्वायर VOM into x। बस इतना सा याद करना है। तो अपन अगर इसको याद करें, कंफर्म है एक आधा चीज तो भूलेंगे, y नॉट भूल गए, क्या पता f अपॉन f माइनस यू में f ही भूल गए, सब याद रह गया, तो आपका आंसर तो गड़बड़। अब इसमें ये जरूर याद कर लेना, अगर मैं कहूं कि लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, या यूं कह सकते हो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्या आएगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आने वाला है, y नॉट की वैल्यू 0, क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो हाइट है वो 0, तो अगर y नॉट ही 0 हो गया तो ये फॉर्मूला हम जरूर याद रख सकते हैं, VIM y इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u इंटू VOM y। ये फॉर्मूला तो फिर भी याद रखा जाता है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी हमेशा जो लेनी चाहिए। देखो ये तो क्या होता है, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आया, मतलब ये समझ लो कि वो आपको हर तरीके की कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, तब तो आपको हर एक तरीके की बारीक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वो अगर दे देंगे तो ये दे देंगे कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है,
तो ये निकल जाएगा, ये तो इजीली है, निकालने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है अगर u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10, तो हमारे को याद ही करा दिया -20, है ना। अब क्या लिखोगे, VIMX इज इक्वल टू -v² बाई u² VOMX। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग x डायरेक्शन 5 माइनस -30 का स्क्वायर बटे u कितना -15 का स्क्वायर। VO अगर आप देख रहे हो तो ये 8 आएगा, 10 का इधर कंपोनेंट 8 माइनस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है तो 5 हो गया। क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x डायरेक्शन आई है, ये कितना आ जाएगा, देखो 30/15, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया -4 इंटू ये कितना 3 इंटू 3 प्लस 5, कितना आया -12 प्लस 5 -7 है, तो ये -7 मीटर पर सेकंड है। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है अलोंग x डायरेक्शन में कितनी आई, ये ठीक। अब अगर अपन बात करें उसके लिए तो क्या आ जाएगा, VIMY इज इक्वल टू f/f माइनस u VOMY प्लस y0 f/f माइनस u का स्क्वायर VOMX, यही था। नहीं होगा तो हाई बोलोगे, यहाँ VI माइनस y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, मिरर की y डायरेक्शन में भी लेनी है, इसलिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 0। f कितना, वैल्यू कितनी है f की -10 अपॉन -10 माइनस u की वैल्यू -15, विद साइन सारी चीजें लेते हुए चलना। f की वैल्यू -10 क्योंकि कॉनकेव मिरर है, f की वैल्यू -10 माइनस u की वैल्यू -15, VOMY वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में कितनी 6 माइनस मिरर की कितनी है 0 प्लस y0 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, फोकल लेंथ कितनी -10 बटे -10 माइनस -15 का होल स्क्वायर। VOMX ये निकाला था, अभी डायरेक्ट यूज कर लो इसको, कितना 3, कितना आया VI अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू, क्या आया -10 बटे 5 -5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 12 -12 थोड़ी आया -12, चलो ये कितना आया -20 और ये 15 -10 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 20, तो 4/5 इंटू 3 कितना हो गया 12/5, तो ये कितना आ जाएगा 2.4 हाँ चलो माइनस ये लो बस। यहाँ कितना आया -14.4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी -7 आई के -14.4 यही है टफेस्ट इसका। अब और टफेस्ट में ये हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर ही रखते हैं, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 53 डिग्री, ये u की वैल्यू 40, ये ROC की वैल्यू 30 है ना, और जो ये है ये भी जा रहा है 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। अब ये टफेस्ट में आ चुका है, इसके अंदर वेरिएशन जो है ना वही है। अब इसमें क्या होगा, टफेस्ट क्यों हुआ, पहली कैलकुलेशन तो v की करो, पहली कैलकुलेशन तो v की। अगर मुझे v की कैलकुलेशन नहीं करना हो तो क्या और अल्टरनेटिव है क्या है, देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैं आपको वो भी बता दूं, आपने यही तो बोला है v/u इज इक्वल टू f/f माइनस u, यही था ना, समझे नहीं समझे, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू क्या लिखा था f माइनस u/uf है ना, तो ये कितना आया था हमारे पास 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया था, सॉरी v की वैल्यू कितनी आ गई u f/f माइनस u,
तो v by u की वैल्यू क्या आ गई, f upon f minus u आई ना, ठीक है। वो तो मैंने चलो माइनस फोकल लेंथ का लगा दिया इसलिए आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये सारी चीजें आ रही है फोकल लेंथ की, तो अपन डायरेक्ट v अपॉन u की जगह वो यूज कर सकते हैं ना। तो अगर आप चाहते हो v नहीं निकालना, तो वो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर। तो वहां पे आपकी v की कैलकुलेशन बच जाएगी। अब आगे निकाल रहे हो तो आपकी चॉइस। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देखो, रिफ्रैक्शन भी मैथमेटिकली प्रूव है। जैसे मैंने रिफ्लेक्शन करके बताया था ना आप लोगों को कि लाइट ऑलवेज चूज दैट पाथ इन विच द टाइम इज मिनिमम। तो अपन ने वो प्रूव करके देखा था कि फिर वहाँ से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आ रहा है। यहाँ पे भी वैसा ही है, आप रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हो उसी तरीके से। देखो रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो वो कंडीशन आती है, एक तो सिंपल सी चीज़ें कि आप लोगों को वो दे रखा होगा कि वेलोसिटी वेवलेंथ वाला कंसेप्ट, पहला वेरिएशन तो इसमें ही आता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ की डिस्टेंस दे रखी होगी, आपसे पूछा जाएगा पैरेलल शिफ्ट कितनी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के बताना। अगर आपसे बोला जाए कि अपन ग्लास में पानी भर देते हैं, उस पर कॉइन डाल देते हैं, कॉइन हमारे को ऊपर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है ना। पर वही चीज़ जब अपन पॉन्ड वगैरह में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई मछली ऊपर नजर आती है। देखा है ना, बचपन में ये चीज़ें पढ़ाई होगी ना आप लोगों को कि अगर आप पेंसिल को डाल देते हो किसी भी ग्लास में तो मुड़ी हुई नजर आती है ना। पानी के अंदर आप देखोगे वही चीज़ अगर आप कॉइन के लिए देखोगे तो वो भी ऐसा ही होता है। मतलब अलग अलग चीज़ें हो जाती है। वो फ़र्क उसमें क्यों आता है, जब अपन पॉन्ड में देखते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आपने पॉन्ड के अंदर देखा वहाँ पे मछली जो थी वो ऊपर नज़र आए, वहाँ तो वो की वहीं रहती है। अगर ऊपर नज़र आ रही होती तो सारे मछुआरे पकड़ के ले जाते हैं। वो क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें कब वैलिड होती है और कब वैलिड नहीं होती है। या रेनबो वाली कंडीशन देखी ना, हमेशा अपन कितने रेनबो देखते हैं, रेनबो कितने देखते हैं अपन, एक ही देखते हैं है ना। पर आप लोग देखोगे कि कभी कभी 2 रेनबो भी नज़र आ सकते हैं। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे 7 रेनबो बनते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 7, है ना। तो वहाँ पे वो 7 रेनबो भी बन रहे होते हैं। मतलब जगह है ऐसी जहाँ पे 7 रेनबो बन रहे होते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, रेनबो जो बनता है वो उसमें सबसे लोवेस्ट कलर कौन सा होता है? मतलब उधर की तरफ का अलग बनता है रेनबो, तुम्हारा अलग बनता है। एक डिसाइड कर लो, कितने लोगों का मानना है कि रेड ऊपर ही ऊपर आता है, वायलेट नीचे ही नीचे आता है? ऊपर मतलब अंदर। अबे रेनबो ऊपर मतलब अंदर की साइड है, ये ऐसे तो बनता होगा रेनबो यार, इंद्रधनुष। ये वाला कलर कौन सा होता है, फर्स्ट और सेकंड? मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे कि ऐसा होता है? या आपने देखा होगा, आप पहले देखते होंगे स्केल वगैरह को, आप थोड़ा एंगल पे देखोगे ना तो चीज़ें कलरफुल नज़र आती है। देखी क्या? करके देख लेना, स्केल तो होगा ही। उस स्केल को क्या करो कि सामने ये खिड़की की तरफ ही देख लो, अगर किसी के पास हो तो टिल्ट करके देखना, तो एक जो खिड़की ना पूरी कलरफुल हो जाएगी। सर उसमें रेनबो टाइप कलर्स दिखते हैं स्केल में। तो वो रेनबो बन रहा है ना, तो उस रेनबो में टॉप कलर कौन सा होता है? ये रेड कौन कौन बोल रहा है? और ये वायलेट। वायलेट रेड वाले कौन कौन है बताओ? सारे। ऐसा क्यों होता है रेड कलर ऊपर आता है? हाँ? स्केटर कम होता है। क्या बोल रहे हैं? लाल, आगे कुछ बोल रहा ही नहीं।
अच्छा दूसरा रेनबो बनेगा तो कैसा बनेगा? दूसरा भी ऐसे ही बनेगा? नहीं, दूसरा ऐसा नहीं बनेगा। अच्छा रेनबो कब बनता है यही बता दो। सर मेरे में वाटर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। जब सनलाइट और वाटर वेपर एक साथ होती है तो वो दिखता है। भाई ये होता है ना, मान लो बारिश आ रही है तो धूप भी निकल रही है, कभी कभी हो जाता है ना, दोनों भूल जाते हैं कि अपने अपनी प्रॉपर्टी क्या है। धूप भी नहीं मान रही कि मैं भी निकलूंगी, बादल भी हम भी बरसेंगे। और ये ज़्यादातर किस में होता है? हिल्स एरिया में। तो आपने देखा हो, और वैसे भी जहाँ पे एयर में ह्यूमिडिटी होती है ना, या वाटर ड्रॉप्स होती है, जिसमें क्या होता है ये बनने के चांसेस होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी भी अगर आप रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो उसकी स्प्लिटिंग होती है, उसकी स्प्लिटिंग होती है 7 कलर्स के अंदर, जिसे डिस्पर्जन बोला जाता है। वो मैंने बताया था ना शुरुआत में कि कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या था लाइट की थ्योरी के अंदर। तो वही चीज़ है कि स्प्लिटिंग, न्यूटन ने तो ये कहा था कि भैया देखो अलग अलग साइज होती है इनकी, उसको समझ में नहीं आया तो उसने बोल दिया कि अलग अलग साइज होती है इनकी, इसलिए इसकी वजह से डिस्पर्जन होता है। और हाइजीन ने ये बोला था कि सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, जो कि बाद में सही देखा गया कि अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, अलग अलग सबकी स्कैटरिंग होती, मतलब कोई लाइट अलग घूमती, कोई लाइट अलग घूमती, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग होती। तो वहाँ से फिर स्नेल ने ये लॉ बनाया था कि जब कभी भी कोई लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है ना, तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या था? क्योंकि वेलोसिटी भी कम हो जाती है। फिर उसने उस कम होने वाले जो कांस्टेंट है उसको नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिस अमाउंट से वो कम हो रही होती है उस अमाउंट से वो सारी चीज़ निकल रही है। ठीक है, देखो मैं रिफ्रैक्शन में एक चीज़ बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक वही तरीका फॉलो करना, आंसर उससे आ जाएगा। ठीक है ना। उस रिफ्रैक्शन के अंदर मैं आप लोगों को म्यू की केवल एक ही वैल्यू बताऊंगा, उसी से सोल्व करना अपने को आना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि जैसे म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मैं म्यू रिलेटिव का मतलब एक ही बताऊंगा, वो है म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम, जिससे तुम्हारे हर तरह के आंसर आ जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लो आपने किसी बकेट के अंदर पानी भर रखा है, उस पानी के अंदर उस बकेट में आपने होल कर रखा है। अब पहले तो क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसमें सिंपल सा ये पूछा जाता है कि मान लो उसमें एक कोई फिश है, फिश नीचे जा रही थी, उसमें वेलोसिटी स्टैटिक वाटर में पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मूविंग वाटर में पूछा जाता है, जिसमें जो लेयर वाली चीज़ है वो भी मूव कर रही होती है, तो उसमें डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब उसमें समझ में नहीं आता बच्चों को कि क्या करना चाहिए। तो उसमें अपन केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मीडियम की जो डिस्टेंस होती है वो नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है उससे क्या होती है, ज़्यादा। जो अपन ने पहले भी करके देखा था कि मीडियम की डिस्टेंस जो होती है ओवरऑल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने देखा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर अपन डाल देते हैं तो मैंने कहा था सेम अमाउंट का अगर फोर्स रखना पड़ेगा तो उस डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी है। पहला अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल जो चीज़ है, एक तो वेलोसिटी और वेवलेंथ वाले रिलेशन से। ठीक है, आप लोग एक बार के लिए जो उसमें आपके सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं मॉड्यूल में, आप लोग ले लेना। मॉड्यूल के अंदर एक तो सोल्ड एग्जाम्पल, इसमें प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे रखा है आप लोगों के लिए, है ना। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के अंदर आप लोग रिफ्लेक्शन तक पूरा कंप्लीट कर सकते हो। फिर अपन रिफ्लेक्शन के अंदर स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद प्रिज्म वाला पार्ट अपने स्टार्ट हो जाएगा।